नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। लगातार चुनाव चरण दर चरण चल रहा है। दूसरे चरण के लिए देश की 88 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। इनमें उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटें शामिल हैं। इस चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कई कद्दावर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव, रविंद्र भाटी जैसे नेताओं ने बड़े बड़े राजनीतिक जो भविष्यवक्ता हैं उनका खेल एक तरीके से बिगाड़ दिया। ये बड़े बड़े राजनीतिक दलों के जो गुणागणित करने वाले लोग हैं उनका खेल बिगाड़ दिया है। पूरे देश में कहीं त्रिकोणीय तो कहीं सीधी लड़ाई है। दूसरे चरण के रण के बीच एक ऐसा घटनाक्रम आया जो काफ़ी सुर्खियों में रहा और जो बीजेपी पर विपक्ष के आरोपों की ढाल का सबब भी बनता नजर आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया कि मतदान ईवीएम से ही होगा। आज सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उसने एक साफ कर दिया कि बैलेट से अब चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से ही होगा। सारी याचिकाएं खारिज कर दी और यह भी साफ कर दिया कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। यानी जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है उसकी गणना, सारी पर्चियों की गणना नहीं होगी। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी और ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। कुल मिलाकर ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी को कोई गड़बड़ी की आशंका है तो वो इसका टेक्निकल मुआयना करा सकता है और जो इसमें खर्च आएगा उस खर्च का वहन उम्मीदवार को करना पड़ेगा। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री लगातार आज रैलियां कर रहे थे। जिन इलाकों में वोट पड़ रहे थे उससे सटे इलाकों में प्रधानमंत्री की रैलियां थी, विपक्षी नेताओं की रैलियां थी। प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के मुंह पर ये तमाचा मारा है। जो लोग ईवीएम पर संदेह जता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बता दिया कि वो गलत कर रहे हैं और एक तरीके से ईवीएम वाला वार भी प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष को एक और गियर उन्होंने आगे लगाया और ईवीएम वाला वार किया। इसके साथ ही साथ हिंदुत्व का कार्ड भी लगातार प्रधानमंत्री ने पिछले कई दिनों से खेला है। जो संपत्तियों का सर्वे, हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएंगी, मुसलमानों को ओबीसी और दलितों को आरक्षण दे दिया जाएगा, ये मुद्दे भी बीजेपी बहुत मजबूती से पकड़े हुए है। और आज तो मध्य प्रदेश में एक रैली में अमित शाह जो बड़े नेता हैं, रणनीतिकार हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया कानून की स्थापना करना चाहती है कांग्रेस। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश के रण में एक तो वहां संघ परिवार बहुत मजबूत है और वहां हिंदू मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी खासी है और वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड भी है। इस वजह से ये बात वहां कही गई। उस वक्त मध्य प्रदेश की कई सीटों पर भी मतदान हो रहा है, आसपास राजस्थान और तमाम जगह इस तरीके के मतदान हुए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक नया मुस्लिम पर्सनल लॉ वाला, हिंदुत्व वाला कार्ड प्रधानमंत्री खेलते नजर आए। इन सब के बीच जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो निकली वो ये हैं कि जो इंडिया वाला गठबंधन है, जिसे हम विपक्ष कह रहे हैं, विपक्षी गठबंधन है, राहुल गांधी उसके नेता अगुवाई कर रहे हैं। आज बिहार में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है, इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो देश को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। वो आरजेडी भी आंखें बंद करे, मुंह बंद करे, आरजेडी को भी उन्होंने झकझोरा। स्टेट वाइज अलग अलग तरीके से वार पलटवार हुए और उसमें कई जगह अभी बीमा भारती को लेकर वार पलटवार हुए। रोहिणी आचार्य हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं सासाराम से। रोहिणी आचार्य ने कहा कि अब मुझे इसका प्रमाण देना पड़ेगा क्या कि मैंने अपने पिता को किडनी दी कि नहीं दी। ये तो महिलाओं पर, माँ बेटी पर राबड़ी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने कोई बयान दिया, उसको लेकर भी हल्ला गुल्ला मचा रहा। लेकिन कुल मिलाकर आज बहुत सारे प्रमुख चले जो जिनकी जो किस्मत है ईवीएम में कैद हुई, उसमें शशि थरूर हैं, राजीव चंद्रशेखर, हेमा मालिनी,
जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, बहुत सारे वो लोग, अमरावती सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पिछली बार जीती नवनीत राणा, इस बार बीजेपी का टिकट उनको मिला है। पप्पू यादव निर्दलीय, भूपेंद्र बघेल मध्य छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, देवगौड़ा के बेटे और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, इस तरह के बहुत से नाम, प्रहलाद पटेल, बहुत सारे नाम, कुल मिला के बहुत सारे नाम, ये अब बहुत सारे नाम स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस के चाणक्य रणनीतिकार, संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल, भारतीय जनता पार्टी के युवा ऊर्जावान चेहरे तेजस्वी सूर्या, इस तरह के नेता बहुत सारे सामने आए। अरुण गोविल उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। और दूसरा चरण है, ये बहुत कुछ तय कर देगा, क्योंकि पहले चरण में 102 सीटें और दूसरे चरण में 88, यानी 190 सीटों का चुनाव हो चुका है। लगभग 40% का मसला, लगभग 40% के आसपास का चुनाव पूरा हो चुका है। इसमें क्या तस्वीर निकल कर आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दे जमीन पर ठहरे, क्या ये बड़ा सवाल है। मतदाताओं ने क्या इशारा किया है कि क्या महंगाई मुद्दा है, क्या बेरोजगारी मुद्दा है, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जो कह रहा है कि भाई महिलाओं को मैं 1 लाख रुपए सालाना देंगे, क्या उसका कोई असर हुआ, क्या महिलाओं को नौकरियों में 50% आरक्षण, क्या इसका असर हुआ, क्या ये बहुत सारे सवाल जरूर आज इस चुनाव में उभरे। और क्या इन सवालों का जवाब मिला, क्या वोटर ने इन सवालों को एड्रेस किया, क्या इनके नाम पर वोट दिया गया, या फिर हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान, संपत्ति छीन लेंगे, मंगलसूत्र, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्या इस पर वोटिंग हुई, क्या मतदाताओं का इशारा क्या था, ये पहचानना बहुत मुश्किल भी होता है। और कहीं ना कहीं जो लोग तजुर्बेकार होते हैं उसका कहीं ना कहीं इशारा मिल जाता है। आज क्या इशारा मिला दूसरे चरण का आखिर इशारा क्या है। और क्योंकि पहले चरण के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अटैकिंग प्रचार किया, पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व के कार्ड पर लेकर आए, फिर ये कहा कि नहीं संपत्ति छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। और सबसे ज्यादा हमले अगर इसे देखें पिछले 15 दिन के अंदर तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर ही प्रधानमंत्री ने किए हैं, और उन स्टेट में भी किए हैं जहां कांग्रेस का वजूद भी नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद नहीं, लेकिन यहां की रैलियों में भी प्रधानमंत्री ने लगातार हमले किए हैं। तो इसके पीछे विपक्ष ये कह रहा था कि अखिलेश यादव ने तो कहा था कि रुझान आने लगे हैं। अब कौन से रुझान आने लगे हैं, क्या आने लगे हैं, लेकिन आज क्या रुझान आए ये जानना बड़ा जरूरी है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है, और ये वो मेहमान हैं जो दिन भर सुबह से शाम तक चुनाव के दिन दौड़ भाग के बाद आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तमाम स्टेट से इन्होंने बात भी की है, और ये इस देश के जाने माने धुरंधर पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। परिचय कराता हूं, पीयूष पंत हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं। महेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, पूरे देश की नब्ज को टटोलते हैं। शशिकांत त्रिवेदी साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। और हम सबके भीष्म पितामह पुरोधा सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी। सुरेंद्र दुबे जी का 50 वर्षों का लगभग पत्रकारिता का अनुभव, राजनीतिक पत्रकारिता के पुरोधा, पूरे देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र जी से ही मैं करता हूं। सुरेंद्र जी, एक तो पहले उत्तर प्रदेश ने क्या इशारा किया है दूसरे चरण में, और क्या क्या ओवरऑल आपके तो तमाम चेले चपाटी शिष्य पूरे देश में हैं और तमाम मित्र भी हैं, तो क्या संदेश, क्या संकेत, क्या इशारा वोटरों का निकल कर आ रहा है। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, क्योंकि अभी शाम होते होते अमित शाह ने ये बात कही कि ये पर्सनल लॉ लागू कर देंगे इस देश में, मध्य प्रदेश में। तो ये इन सब बयानों के मायने क्या हैं, और क्या इशारा है मतदाताओं का दूसरे चरण में, क्या आदेश है। देखिए दुर्गेन जी, इस पूरे मतदान में 2 तरह की बातें हो रही हैं, एक माने की बातें, एक बेमाने की बातें।
अब सरिया कानून लागू कर देंगे। आज क्या कहते हैं, वो मंगलसूत्र लूट लेंगे, संपत्ति आपकी लूट लेंगे, आप पर टैक्स लगा दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो की जा रही, इससे पता चलता है कि सत्ताधारी दल मुद्दों के बजाय बाकी बातें कर, जी वो वैसे ही है जैसे किसी लड़की की शादी होने वाली हो, तो जब पूछे कि हमारी वो जो भावरे कब पड़ेंगी, तो माँ बाप उसको समझा रहे हैं कि देखो वहां से एक घोड़ा खरीद लिया है, उस पर बैठ के दूल्हा आएगा, और पूड़ी बनाने के लिए हमने हलवाई भी तय कर दिया है, और मोहल्ले वाला जो नाव है उसको भी बुला लिया तुम्हारे। लेकिन भावरे कैसे पड़े इसकी बात नहीं होती। अभी आप देखिए, जैसे यूपी शुरू करते हैं, 8 सीटें पहले चरण में थी, 8 सीट आज के चरण में। मैंने जो महसूस किया, दोनों में आचरण एक ही, विपक्ष का भी और पक्ष का भी। जी मतदान कम है, कंपेरेटिव भी करेंगे, और असली बात तो जब 7 बजे 8 बजे तक कुछ आएगा, पिछली बार तो दूसरे दिन आ गया था कि इतने % वोट और निकल आए। जी तो आजकल तो देखिए बड़ा मतलब पिटारों की दुनिया हो गई है। कब पता नहीं कहां से चुनाव आयोग वोट निकाल दे, कब कह दे कि ये लोग वो चुनाव हार गए हैं, कह दे इनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। लेकिन एक बात आज बीजेपी के लिए अच्छी रही, कहने के लिए मतलब, कि वो अपने गम को भुला सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वाले मामले में कह दिया कि भाई हम इसको 100% काउंट नहीं करा सकते, और ये भी कह दिया कि अब हम पुराने दौर में जाकर के मत पत्रों से वोटिंग नहीं करा सकते। देखिए चौहान साहब, आप भी वाच कर रहे थे उसको, हम भी वाच कर रहे थे। जी सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये इंडिकेट किया, और पहले हम ये समझ लें कि जब भी चुनाव की घोषणा हो जाती, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जी ये संवैधानिक व्यवस्था है। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका सुन ली, ये उनकी मेहरबानी थी कि भाई कोई इस पर बवाल ना हो कि हमारी बात सुनते हैं। कायदे से उनको याचिका भी नहीं सुननी चाहिए। जी भाई चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब उसमें आप कह रहे हैं कि 100%, अच्छा मान लो 100% कर देते हैं, और चुनाव आयोग से कह देते कि हमारे पास उसकी व्यवस्था है, हम 100% नहीं करा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता? डंडा लेके किसी बेचता दरोगा को कि जाओ उसको राजीव सिंह को पकड़ के लाओ, क्यों नहीं कर रहा? जी आप उसकी सीमाएं समझिए। दूसरा, मतपत्र से करना, ये निर्णय कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार के कहने पर चुनाव आयोग करेगा। तो दोनों बातें बेमानी थे, लेकिन पीठ थपथपाने के लिए एक अच्छा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने उसको, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी दूर की चिड़िया पकड़ लेते हैं, और जो चिड़िया दिख रही है इसको नहीं देखते, वो इसके एक्सपर्ट है। और मैं कहता हूँ कि शायद जितनी उनकी वाक बढ़ता है, और जितना उनका जिसको कहते हैं रिएक्शन तुरंत का रेयर नेताओं में मिलता है, इसकी मैं हमेशा उनको तारीफ करता हूँ। अब आप देखिए क्या हुआ, उसके बजाय वो दिन भर इस बात पर भांगड़ा करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी। ये जो उसके बाद फिर एक सूची कार्यक्रम कांग्रेस का है, और मैं सोच आ रहे कई रोज से कि प्रधानमंत्री जी गाली देने वाली बात नहीं कह रहे। आज हमने देख लिया कि उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हमको गाली दे रहे हैं, और एक वीडियो आज तक 10 साल में नहीं दिखाया गया जिसमें कोई विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। क्योंकि अगर वो दे रहा होता तो अब तक वो अंदर होता। एक भी वीडियो नहीं आने को कह रहे हैं। अभी एक सेंटेंस और बाकी उनका, फिर वो कल तक कहेंगे कि देखिए मुझे 2 किलो 2.5 किलो गाली रोज खाने की आदत हो गई। ये भी वो कहते हैं कि उनके कुछ पेट डायलॉग हैं जो उनकी राजनीतिक यात्रा के शुरू से लगे हुए। चलिए अच्छी बात है, उनके अंदर एक आर्ट है, जो मुद्दे पर नहीं आने देते, मुद्दे से घुमाए रहते हैं। लेकिन मतदान कम हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुद्दों की बात की, और आधा काम तो प्रधानमंत्री खुद कांग्रेस का कर रहे हैं। घोषणा पत्र प्रधानमंत्री पढ़वा रहे हैं, जो कभी घोषणा पत्र नहीं पढ़ता था वो भी
गूगल में डाल के पढ़ा के देखिए इसमें लिखा है कि नहीं लिखा। बस सुबह शाम तक आप रोज वही एक बात कहते थे, लोग उसको पढ़ रहे हैं। रोज रोज बताते हैं कि साहब वो मंगलसूत्र, मुझे लगता है कि अगर ये यात्रा जारी रही और वोट इसी रंग से कम हुआ तो मंगलसूत्र के बाद चूड़ियां, नाक की बाली, कान के बूंदे, भाई सभी आभूषण है, तो किसी बात पर हो सकता है बातचीत चल सकती है। चुनाव बड़ा रोचक ठीक है, है। मैं तो इसको ऐसा समझता हूँ कि एक खूबसूरत फिल्म चुनाव की चल रही है। आराम से घर में देखिए, जहां जिसको मना है वोट दे दीजिए, तो मतदान 4 दिन को जब काउंटिंग होगी तो देखा जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। पीयूष जी के पास जाऊं उससे पहले दो पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे और मेहमान जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक एस हनुमंत राव जी हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हनुमंत जी। और आलोक भदौरिया जी, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से जुड़ गए। भदौरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। पीयूष जी के पास जाएंगे और मेहमानों से अनुरोध की थोड़ा सा पहले राउंड में जरा संक्षिप्त रखेंगे तो सभी का नंबर आ जाएगा धीरे धीरे। पीयूष जी, बिहार और जो अन्य स्टेट हैं आसपास के, वहाँ क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या संकेत है, क्या संदेश है, क्या इशारा है मतदाताओं का? दुर्गेन जी, आज बिहार की जो है जी 5 सीटें थी। 5 सीटों में 3 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं जी और उनमें अगर आप देखिए तो मत प्रतिशत ज्यादा हुआ है बाकी सीटों की तुलना में। तो ये साफ इशारा है कि कहीं न कहीं जो है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो जो है कहीं न कहीं जो ये मन बना चुका है कि उसे जो है कि एक वोट डालना है और अधिक से अधिक वोट डालना है, और उसके लिए जो है कि ये एक आखिरी मौका होगा कि वो अपने को जो है कि सुरक्षित रख सके, अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके, उसके लिए जो है परिवर्तन। तो ये एक चीज मैंने देखी है कि उन सीटों पे ज्यादा, हालांकि देखिए इसमें भी आप कह सकते हैं कि आखिरकार जुम्मे के दिन ही दोनों जो दोनों चरण हैं उनकी वो जो है जुम्मे के दिन ही रखे गए हैं। अब ये जानबूझ के है या यूं ही है मैं कह नहीं सकता, लेकिन सत्ता जिस तरह से करती है और हमने देखा जिस तरह से एक टारगेट करती है, हो सकता है ये भी एक कारण हो। और वो कारण इसलिए भी सामने आया कि लोगों को दिक्कतें आई जुम्मे की नमाज अदा करने में, उनको जाना पड़ रहा था। एक तो गर्मी का माहौल, जुम्मे की नमाज अदा करना, वो दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से जो है कि खलल पड़ रहा था उनके वोट डालने में। तो ये तमाम कारण है। देखिए उसके बावजूद जो है मुस्लिम मतदाता वोट दे रहा है और बिहार में भी ये दिखाई दिया मुझको साफ साफ। ये एक बात है जो सामने आ रही। दूसरी बात मैंने देखा कि देखिए किस तरह से सांप्रदायिकता के रंग में रंगा जा रहा है। आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की उसी जो है कि जहाँ पे वोट आज पड़ रहे थे, जो सीमांचल है ये, इसके दूसरे इलाकों में जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज जो है उनकी सभाएं चल रही थी। और वो लगातार जो है वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि साहब गला काट के जो है कि आपका जो है कि मंगलसूत्र जो है छीन लिया जाएगा। मतलब इस तरह की किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको एक पत्र भी दिया कि आप जो है कि आप बताइए, आपको गलत सूचना दी जा रही है, मैं आपको बताता हूं। और चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया है नड्डा को कि अपनी की पार्टी के स्टार प्रचारक को संभालिए। उसके बावजूद इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और देखिए और मोदी जी ने क्या कहा है। मोदी जी ने जो है कि मुसलमानों ओबीसी कोटे से मुसलमानों को कांग्रेस जो है आरक्षण दे रही है कर्नाटक की तरह, और देगी। जबकि कर्नाटक में देखिए कांग्रेस ने आरक्षण देने वाला जो ओबीसी कोटे में 6% का था वो प्रपोजल किया था, लेकिन लागू नहीं किया। उसने लागू किया था ये एचडी देवगौड़ा सरकार ने जी, जो आज जो है बीजेपी मोदी जी की पार्टी की वो पार्टनर है इस चुनाव में जो पूरी तरीके से। और येदियुरप्पा की जब सरकार थी और जब येदियुरप्पा ने और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी 2006 में, तब भी ये जो कोटा था मुस्लिम कोटा हटाया नहीं गया था। और जब येदियुरप्पा की सरकार बनी 2008 में, तब भी नहीं हटाया गया।
तो ये इस तरह की बातें करना और मतदाता को आप जो है गलत जानकारी देना, उस पर आप आक्रमण करना, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से चुनाव को एक सांप्रदायिकता के और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को लेके ठीक, हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही ठीक है। बात है। और आज बिहार में हमने इसको इसका इसका नंगा नंगा नाच, मैं तो नंगा नाच कहूंगा दुर्गेश जी, हो सकता है लोगों को पर दिक्कत हो इसमें या आपत्ति हो, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जाए, और प्रधानमंत्री देखिए बहुत बड़ा पद होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, देश के व्यक्ति होते हैं, और प्रधानमंत्री अगर चीजों को तोड़ मरोड़ के और झूठी चीजों को पेश करेंगे अगर, तो फिर क्या बचेगा? ठीक बात है, पास करेंगे आप? ठीक बात तो है, ठीक बात है। मैं लौटूंगा पीयूष जी, मैं लौटता हूं आपके पास पीयूष जी। शशिकांत जी के पास जाता हूं। शशिकांत जी, क्या मूल मुद्दे चल रहे हैं क्या, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे एमपी हो, चाहे अन्य आसपास के जो सराउंडिंग राज्य हैं, क्या मूल मुद्दे आपको दिखे सड़क पर? नहीं, सड़क पर तो जो मैं देखता हूँ चुनाव ही नहीं दिखता है। जो पब्लिक में पहले जो चुनाव का सेलिब्रेशन होता था, जो जगह जगह कन्फेटी बंटिंग्स और पोस्टर बैनर लगे होते थे, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के बाद से है नहीं। दूसरा, मैंने कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि लोगों में एक फटीग फैक्टर, थकावट आ गई है कि हमारे वोट देने से होता क्या है, हम जिसको वोट देते हैं वो जीतता है, इवन वो जीत भी जाए तो उसका भरोसा नहीं है कि वो कौन सी पार्टी में चला जाएगा या उसकी सरकार बचेगी भी कि नहीं बचेगी। तो ये जो एक नया सेंस क्रिएट हुआ है लोगों में, एक नई थकान वाली भावना आई, जिसे आप नेगेटिविटी कह सकते हैं, वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय का खतरा है। और हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो इस बात पर बहुत गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं। अगर आप कनेक्ट खत्म कर देंगे पब्लिक का, पब्लिक को मालूम है कि मेरा काम अगर होना है तो उसमें नेता का कोई रूल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो खुद कहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे ना तो विधायक कभी आए, ना कभी मेरे यहाँ कोई एमपी आया। पिछले 20 सालों से तो मैंने नहीं देखा कोई कभी आया हो वोट मांगने। इवन कोई और पार्टी का भी नहीं आता, कोई निर्दलीय भी नहीं आता, तो अब कभी नहीं आता, नेवर, मैंने तो नहीं देखा कोई हाथ जोड़ के जो घरों घर प्रचार होता था वो नहीं आता है। और वो एक एक दो दो लाख वोटों से जीत जाते हैं। ये मुझे आश्चर्य होता है कि जिन्होंने कोई कैनवासिंग नहीं की, कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो ये चुनाव में कुछ चल रहा है कई दिनों से। क्या चल रहा है ये मुझे नहीं मालूम है। मालूम भी हो तो अभी मैं ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो मैं दे सकूं। एक जरूर है जिस पर मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं। मेरे पास उदाहरण है, मैंने शिकायत कर रखी है, कई लोगों ने शिकायत नहीं करते हैं, लोग छोड़ देते हैं, क्या करना है हमें। तो वोटिंग परसेंटेज गिरने का ये एक बहुत बड़ा कारण है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक ही फोकस करके जो लोग जो वाकई जो कुछ करना चाहते हो, एक ही चीज लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं कि ईवीएम में धांधली होती है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो बता सके। क्योंकि जो ईवीएम चुनाव में इस्तेमाल होती है, क्या वो हाथ में रखे रहते हैं, क्या उसकी प्रोग्रामिंग समझते हैं, ऐसा कोई सॉलिड सबूत उनके पास नहीं होता है। और शायद इसी का फायदा उठाती है, नहीं उठाती है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन कुल मिलाकर के जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत बुरा ये है कि आप देखिए, अभी रीवा में 45% मतदान हुआ है, ज्यादा मतदान जो है वो 66% अभी हमारे होशंगाबाद सीट पर हुआ है। तो ये जो मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, जो दुबे जी ने अभी बात कही, ये बड़ी चिंताजनक बात है कि आने वाले समय में अब क्या होगा। दूसरी बात, एक जो बड़ा मैं देख रहा हूँ कि यदि विपक्ष बहुत बुरी तरह हार जाता है तो 2029 में 2029 देश की क्या स्थिति होगी। पार्टी में कोई भी रहे, जिसको मत मिलेगा वो जीतेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन 2029 में विपक्ष कहाँ रहेगा, कौन रहेगा, क्या स्थिति होगी, किस थकावट में होगा, होगा भी कि नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी कुल मिलाकर के ये है कि ये जो माहौल है ये निराशाजनक माहौल है, उत्साह वाला माहौल नहीं है। चुनाव एक उत्साह होता था, हम बचपन में तो देखते थे। दुबे जी तो हमें मतलब आपको इस मामले में ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि ठीक है, वोटर को आप अपने वाहन से मत ले जाइए, मत करिए कुछ चीजें हैं, मगर एक जो सेलिब्रेशन होता था वो खत्म हो गया। किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्फिगर नहीं करना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन अब खत्म है। संडे को छुट्टियां मनाते हैं लोग। एक कारण ये भी है कि लोगों को अब सब कुछ जो है मोबाइल फोन पर मिलने लगा है, तो क्यों पैसा खर्च करना है इधर उधर प्रचार प्रसार में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट होता हो। और वोटिंग परसेंटेज का एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा मान रहा हूं मैं, हालांकि अभी बादल बादल छाए, गर्मी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। एक जो लीन टाइम आता है करीब 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, उसमें कोई वोट नहीं डलती है। फिर हो सकता है शाम को थक जाए आदमी, वो घर चला जाता है कि अब नहीं जाना, छोड़ो। तो ये एक मतलब एक और समस्या आई है कि अभी
चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि 85 साल से ऊपर के लोगों को वोट डालने जाएंगे। कि पत्रकार से भी मेरी बात हो रही थी, वो फील्ड पर गई हुई थी। उनका कहना था कि वो चुनाव अधिकारी जब उनके घर में 85 से ऊपर के लोगों को वोट डलवाने गए तो उन्होंने लौटा दिया, डांट के भगा दिया कि हमको वोट नहीं डालना। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो थकावट जब सीनियर सिटीजन में आ चुकी है कि नहीं हमें वोट ही नहीं डालना है, मतलब धीरे धीरे लोग इस सिस्टम में अपना विश्वास अब नहीं जता रहे हैं। दैट मीन्स बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शशिकांत त्रिवेदी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एक थकावट सी आ गई है, और उस थकावट, एक उदाहरण दिया कि भाई सीनियर सिटीजन के लिए घर में जाके वोट डलवाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो कह रहे जाओ हम वोट नहीं डालते, डांट के भगा दिया। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण शशिकांत जी ने दिए कि भाई थकावट आ रही है और लोकतंत्र का त्योहार अब नीरस हो रहा है, थकावट आ रही है। ये थकावट क्या लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए ठीक है? ये बड़ा सवाल है। दूसरे चरण के मतदान का इशारा क्या है? बहुत सारे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है, लेकिन इशारा क्या है, किस ओर जा रहा है? क्या सत्ता पक्ष बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी या प्रचंड बहुमत के साथ में लौट रहा है, या फिर जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उन मुद्दों का असर है? ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण, ओबीसी की जनगणना, किसानों का कर्ज माफी, रोजगारी, महंगाई, ये जो मुद्दे हैं, क्या ये जमीन पर काम कर रहे हैं? हमारे साथ एक विद्वान पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, महेंद्र सिंह के पास चलते हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, क्या ये मुद्दे काम करते दिखे सड़क पर, या फिर हिंदुत्व कार्ड? दरअसल सड़क पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कई जगहों पे हम लोगों की आदत हो गई है कहने की कि सड़क पर दिखा, सड़क पर दिखा। अभी शशिकांत जी ने टोका कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं रहा है। आप कहाँ सड़क की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बूथों पे मैं इधर गया गाजियाबाद के, तो न सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ थी और शाम को तो इक्का दुक्का लोग आ रहे थे, और उसी का नतीजा भी दिख रहा है कि बहुत कम मतदान हुआ। तो मुद्दे तो हैं, लोगों के पास मुद्दे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन मुद्दों को एड्रेस सरकार नहीं कर रही है, या विपक्षी कर रहे हैं तो विपक्षी उतनी एकजुटता के साथ दिख नहीं रहे हैं कि उन जनता को लगे कि ये सरकार बना देंगे। एक ये भी बहुत बड़ा पहलू है। दूसरा ये है कि सरकार उनके मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रही है। मुद्दा बहुत है। अब जिन इलाकों में आप अगर वेस्टर्न यूपी के जिन सीटों पे मतदान हुआ, अगर यूपी से बात करें तो ये शहरी इलाका है, ये संपन्न इलाका है काफी हद तक, और यहाँ पर भी मतदान अगर कम हो रहा है, क्योंकि बिहार के लिए तो कहा जा सकता है कि वहां से लेबर माइग्रेट कर जाते हैं, इन्हीं इलाकों में आते हैं, तमाम इलाकों में शहरी, तो वहां मतदान कम होता, पहले से भी कम होता रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ की ये सीटों में हुआ, यहाँ भी कम होना बहुत चिंतित करने वाला है। तो मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा भी है, उसको एड्रेस नहीं कर रही सरकार। युवाओं से पूछो तो वो कहते हैं उम्मीद है इनसे, लेकिन एड्रेस कर ही नहीं रही सरकार। मोदी जी तो लगातार धर्म की बात कर रहे हैं, मोदी जी लगातार गहने छीन लेने की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र छीन लेने की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी छीन लेने की बात कर रहे हैं। तो आम आदमी भी, मतलब बहुत ना पढ़ा लिखा हो, वो भी, उसको भी मालूम है कोई सरकार मकान वगैरह नहीं छीनती है, मंगलसूत्र नहीं छीनती है। ये एक बेबुनियाद सी बात कर रहे हैं। बेरोजगार है जो व्यक्ति, उसको भी रोजगार मिल नहीं रहा। ये लोग कहते हैं कि बिजनेस करिए, कारोबार करिए, स्टार्टअप कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। इतना आसान है क्या कि ये बिजनेस कर लेना? किसी युवा के लिए जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, वो बिजनेस करेगा? आप 10 लाख तक आप लोन देते हैं, वो लोन लेकर करेगा क्या? बायर नहीं है, मंदी का धंधा बहुत मंदा है। कारोबारियों से बात करो, वो कहते हैं कि बायर ही नहीं है, खरीदारी करने वाला कोई नहीं है, तो कोई बिजनेस चलेगा नहीं, कहां से आएगा? तो मुद्दा एक बेरोजगारी का भी है, मुद्दा कारोबारियों का भी है, धंधा नहीं चल रहा है, मुद्दा किसानों का भी है। और एक और बात है, इस बार भ्रष्टाचार अप्रासंगिक हो गया, उसने प्रासंगिकता खो दी है भ्रष्टाचार के मुद्दे ने, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी, जिसको मोदी जी कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। नहीं, तो इधर महेंद्र जी, इधर चर्चा भी नहीं हो रही।
हमें लगता है बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार पर अब इधर हमले बंद हैं। हाँ, हमले बंद है। क्यों? अब बंद इसीलिए हो जाएंगे कि सारे भ्रष्टाचारी तो उस गंगा में पहुंच गए हैं, तो गंगोत्री में पहुंच गए हैं, तो वहां अब भ्रष्टाचार का मुद्दा करेंगे। अपील करता था मुद्दा, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों को अपील करता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार का मुद्दा भी नहीं बचा लोगों में, इसीलिए कोई उत्साह नहीं है। बेरोजगारी उनकी कोई एड्रेस नहीं कर रहा, कारोबारियों के लिए कारोबार का कोई एड्रेस नहीं कर रहा, कोई उम्मीद नहीं दिख रही, कैसे निकलेंगे? करीब 1-1.5 साल से अगर आप पूरे ओवरऑल पूरे देश के उसको हालात को देखेंगे तो कारोबार बहुत मंदा है, किसी भी सेक्टर का कारोबार हो मंदा है। इसी तरीके से बेरोजगारी बहुत चरम पे है, महंगाई चरम पर है। तो इन मुद्दों को मौजूदा सरकार भी एड्रेस नहीं कर रही, विपक्ष तो कर रही, लेकिन विपक्ष इतना बिखरा हुआ सा लग रहा है कि लोग उन पे भी बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं भरोसा कि ये आएंगे और सरकार बनाएंगे और हमारे इन मुद्दों को दूर कर पाएंगे। ठीक है, वो राहुल गांधी अकेले कुछ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव अकेले कुछ इधर बोल रहे हैं, उधर तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं, आवाजें हैं, बहुत मजबूत आवाजें हैं, भरोसा भी लोग करते हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि मतदान केंद्र पर लोग नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो भरोसा नहीं करते? हमें कैसे कह सकते हैं? ये पता नहीं कौन से लोग हैं, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं, ये वही लोग हों, लेकिन जो लोग भी नहीं आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो क्या इतना कम मतदान? खास तौर पर यही लोग मुझे लगता है डिसाइडिंग होंगे महेंद्र जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं यही लोग डिसाइडिंग हो, ऐसा लगता है। नहीं, देखिए वही लोग नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, वही लोग बंगाल में आ रहे हैं, बंगाल में अच्छा मतदान हुआ है, वही लोग नॉर्थ ईस्ट की सीटों पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा मतदान हुआ है। वही लोग मध्य प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, वही लोग बिहार में नहीं आ रहे हैं, वही लोग उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, वही लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में बहुत कम मतदान है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। आलोक जी को चर्चा में शामिल करते हैं। आलोक भदौरिया जी, आज सुबह से लेकर अब तक जो आपने चीजें देखी, ऑब्जर्व की, अब एक तरीके से माना जाए कि 88 सीटें इस चरण की और 102 सीटें पिछले चरण की, तो इसका मतलब 190 सीटों का चुनाव हो गया। अब कुछ मोटा मोटा तौर पर एक पिक्चर बनती नजर आ रही होगी कि मूर्ति का कुछ भाग बनता नजर आ रहा होगा आपको। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। पहली बात तो ये कि मैं इस कैवियट के साथ में बात शुरू करूंगा, क्योंकि आज जो मतदान हो रहा है इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी और जो अंदर से जो खबरें हैं वो मेरे पास आज नहीं है। आज किसी के पास में भी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज तो सब लोग दावे कर रहे हैं कि भैया सारे वोट उन्हीं के पास में गए। कोई ऐसा नेता नहीं बचा जो कह दे कि उसके पास सारे वोट नहीं गए हैं। तो ये रात में बैठेंगे, एनालिसिस होगा, कल सुबह तक, कल दोपहर तक ये चीजें आ जाएंगी कि कौन कितने पानी में है। आपकी जो मैं बहस सुन रहा था, बहस में 2 नैरेटिव मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे थे। पहला तो ये कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कोई भी बात, उनके कोई भी बयान, कोई भी मतलब वक्तव्य, वो अपनी साख, अपनी असर होता चला जा रहा है। पहली बार एक ऐसा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो भी मुद्दा उठाते हैं लगातार पिछले 1 महीने से, वो राम मंदिर से लेकर चाहे आप कहीं तक कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए, राम मंदिर उठा लीजिए, शहजादे उठा लीजिए, ये सब है, तो लोग ऊब गए हैं। एक जैसे फटीग होता है ना, एक अखबार में भी या एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ये शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि ओवर एक्सपोजर। तो ओवर एक्सपोजर के कारण एक फटीग आ गया है। वही शहजादे बोल बोल करके आदमी एक थक गया, सुनने वाला भी थक गया है। अब यही कि वही शारदा घोटाला, वही नारद घोटाला, वो फला घोटाला, वो महाराष्ट्र का घोटाला, अलग आ जाइए अजित पवार वाले घोटाले, दुनिया भर के घोटाले, और उसके बाद हुआ क्या, सजा किसको है? तो ये भी एक ऐसा है कि अगर जो सोचने वाला प्राणी है उसके लिए ये बात काम की है। और मतदान कम ना होने के पीछे मैं 3 वजह मानता हूँ। सबसे पहले मैं जिम्मेदार इसके लिए चुनाव आयोग को मानता हूँ। चुनाव आयोग को आखिर क्या जगह है कि क्या जरूरत है कि 7 चरणों का चुनाव उसने 43 दिन में किया, जबकि पहले 20 दिन में हो गया था, 4 चरणों में हो गया था। मुझे अभी तक कोई भी पत्रकार ये नहीं संतुष्ट कर पाया। मेरी तमाम से बातचीत होती है फोन पे, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि भाई आमतौर पे चलो मैंने आप ही का फॉर्मूला मान लिया कि आप 1 हफ्ते के अंदर दूसरा चरण कर रहे हैं, तो मेरे को इस बात की वजह बता दीजिए कि तीसरे चरण में फिर 10 दिन का गैप क्यों किया गया? क्या हमारी सड़कें खराब हो गई हैं?
क्या जो सीआरपीएफ या सब जो लगाया जाता है उनके ट्रक खराब हो गए हैं, उनके ट्रक रिपेयरिंग में जाएंगे? क्या ऐसा होगा कि आपने 10 दिन क्यों किया? मैं आप ही की बात मान लेता हूँ, आपने सारे चरणों में मोटे तौर पर 6 से 7 दिन का गैप रखा है, तीसरे चरण में आपने 10 दिन का गैप क्यों किया? कोई वजह? एक वजह मेरे को ये बताइए कि जब आपके पास में, आपने शुक्रवार से क्यों चुनाव चालू किया, मतदान पहला? दूसरा मतदान भी शुक्रवार को क्यों रखा? आपने संडे से क्यों नहीं शुरू किया? आपने सैटरडे से क्यों नहीं शुरू किया? देखिए, दो चीजें मैं मानता हूं इसमें। जी पहला, कुछ और बोलूं या नहीं, second बोलिए round के लिए? बोलिए बोलिए बोलिए। मैं और बोलना चाहता हूँ, ह्यूमन कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, एक प्रोडक्टिविटी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप शनिवार को लेते तो हो सकता है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां में 5 डे वर्किंग होती है, तो वो सैटरडे उनके लिए फ्री होता है, वो सैटरडे में जाकर वोट डाल सकते थे। जी जी आपने क्यों वोट ना डालने के पीछे आपकी भी भूमिका से मैं क्यों नहीं इसको संदेह पैदा ठीक करता? बात क्यों है, नहीं इस मजबूत बात कर रहे हैं आप, मजबूत बात है, बोलिए। शनिवार से आपने क्यों नहीं शुरू किया? संडे से आपने मतदान क्यों नहीं शुरू किया? 2 दिन आपने, 2 जुम्मे आपने क्यों निकाल दिया? अगर जुम्मे बोलते तो देखिए चीज बदल जाती है, ये चीज बदल जाती है। लेकिन आप बोलेंगे कि फ्राइडे को आपने वर्किंग डे से मतदान क्यों चालू किया और वीकेंड से क्यों नहीं किया? इस बात के लिए क्या क्या चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? और फिर 7 दिन का आपने गैप क्यों? क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये नहीं पता कि अप्रैल में मौसम क्या होता है? क्या भारत का मौसम विभाग उसको अगले 1 महीने के तापमान का ब्यौरा नहीं दे सकता है? क्या ऐसा नहीं होता कि 4-4, 5-5 दिन के अंदर पर आप मेरे को बताइए, कोई भी मेरे पैनल में बताए, मेरे ख्याल से प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेकर जो चुनाव करवाने में जो मतलब जो बूथ के अंदर और जो मतदान केंद्र में जितने लोग होते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है और जितना मैं समझ पाता हूँ, ज्यादा नहीं समझ पाता मैं, जितना समझ पाता हूँ वो ये है कि वो जिले के लोगों को ही लगाया जाता है। जी ऐसा नहीं होगा कि कानपुर में मतदान होगा तो पता चला कि वो पौड़ी से या वहां पे सहारनपुर से कोई आ रहा है भोपाल से। मतदान करने, नहीं आता, वो वहीं के लगाए जाते हैं। जी तो अगर वहीं के लगाए जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत क्या? पुलिस भी लगाई जाती है, थोड़ी बहुत पुलिस दूसरी जगह से भी आप मंगाते हैं, रिजर्व में रखते हैं, ये स्वाभाविक है। आप तो क्योंकि क्राइम के बहुत दिक्कत है तो आपको सारे मालूम है, जी पूरी बीट से लेकर सब कुछ आपको मालूम है कि कैसे बंदोबस्त करते हैं। जी तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि ये चुनाव आयोग को भी ये तय करना चाहिए था। आज मतदान का अगर रो रहे हैं, मतदान का अगर एक विज्ञापन दे रहे हैं, तो उसके लिए एक उंगली मतदाताओं के ऊपर मत डालिए। देखिए, मेरा मानना ये आपके लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि गर्मी कितनी थी, पहला। दूसरा, प्रधानमंत्री का, जैसे मैंने अभी पूर्वार्ध में अभी बोला था कि प्रधानमंत्री का कोई मुद्दा चिपक नहीं पा रहा है, कोई मुद्दा ट्रोल नहीं, कोई मुद्दा मतलब इतना नहीं फैल पा रहा है कि लोग उस पर रिएक्शन में नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा अपोजिशन के जो मुद्दे हैं, अपोजिशन अपने मुद्दे से नहीं हट रहा है। अब अगर यहाँ पर इस तरीके से बात करें, थोड़ा सा दूसरे पहलू, दूसरे नजरिए से मैं देखना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने ध्रुवीकरण, मंगलसूत्र, फला ठिकाना, मुस्लिम शहजादे उसी तर्क पर टिकी हुई है। तो यहाँ पे इस बात के लिए विपक्ष को भी मैं थोड़े से तारीफ करना चाहूंगा, वो भी अपने मुद्दे पे डटी हुई है, बेरोजगारी पे है और महंगाई पे है, महंगाई। सब पे डटी हुई है। और एक तो ये है कि लोगों का जो नेताओं पे से थोड़ा सा भरोसा डिग रहा है, ये वजह भी है, जो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आमतौर पे हम लोग शहरी क्षेत्र में आते हैं, शहरी क्षेत्र का भी बहुत ज्यादा कभी भी मतदान में भाग नहीं लेता, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा आता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अभी जो आंकड़े आए हैं, अभी जैसे अभी तो आंकड़े तो बड़े प्रारंभिक आंकड़े हैं, गांव वाले जो आते हैं बड़ी मुश्किल से उनके वो उठा करके जाते हैं, भैया लेके जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर पिछली बार के ही मुकाबले के आसपास होना चाहिए। अब ये उतना ही मतदान किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है, ये उससे समझना पड़ेगा कि जी कौन से मुद्दे व्हाट्सएप पे छाए हुए हैं, कौन से मुद्दे टॉकेटिव पॉइंट बन गए हैं। जो पार्टी टॉकेटिव पॉइंट बना ले जाता है, उसके लिए ये चुनाव की वैतरणी पार करना बहुत ठीक आसान हो जाएगा। ठीक बात। और इस फ्रंट पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि टॉकिंग पॉइंट अपोजिशन ने बना दिया है, उसने जो बिसात बिछाई है, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अपने उसी ध्रुवीकरण या दूसरे उसी तरह मुद्दों पे ले जाएं, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं। आप ही जैसे अभी एक आपके पैनलिस्ट ने भी एक बात यही कही कि आपको मंगलसूत्र लेंगे, आपका सोना ले लेंगे, शायद दुबे जी ने कहा कि आपकी वो रिंग ले लेंगे, फला ले लेंगे। लेकिन इसी बात का एक काउंटर ये भी हो रहा है कि जब सबके बटेंगे तो अदानी के भी तो बटेंगे, उसकी भी तो बात करो। ये मेरी वहां की बात है। आज जब मैं सुबह गया 7:15 बजे वोट देने, तो वहीं पर एक वो चर्चा हो रही थी, लाइन में जो क्यू में लग जाते हैं,
वही चर्चा हो रही थी, अरे अदानी का भी तो बटेगा, हमारे पास भी तो कुछ आएगा। तो एक मिसकंसेप्शन है। तो ये कहने का मतलब है कि आपकी बातों को लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं। मैं जहां तक इस बात से ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, जी बाकी तो आपके पैनलिस्ट जी हैं। जी जी। हनुमंत सर, आपके पास आ रहा हूं। एक तो थोड़ा जरा दक्षिण का हवा पानी हमारे उत्तर के मतदाताओं को जरा समझा दीजिएगा कि क्या दक्षिण में चल रहा है। हालांकि दक्षिण में बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं है, एनडीए भी उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आंध्र प्रदेश में बाबू के आ जाने से थोड़ा सा स्थितियां सुधरी हैं, उसके अलावा फिर जरा उत्तर के राज्यों पर भी आप प्रकाश डालिए। दुर्गा जी, आप जानते ही हैं कि तमिलनाडु में 19 अप्रैल को ही पहले चरण में चुनाव हो गया था और आज कर्नाटक की 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। और तमाम सारे पैनलिस्टों ने भी अपनी चिंता जाहिर की है कि साहब मतदान कम हो रहा है या सड़कों पे सन्नाटा है। तो जो फैक्टर, मैं पहले इस पे चर्चा कर लूं कि सड़कों पे सन्नाटा और क्यों मतदान कम हो रहा है। देखिए, सड़कों पे सन्नाटे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि अभी कटाई का सीजन है, मिलों में गन्ना पहुंच रहा है, थका हारा किसान, लूटा पिटा किसान, उसके लिए आज की तारीख में प्रायोरिटी हो गई है कि वो अपना गन्ना जो है मिलों में पहुंचाए, फसल की कटाई करे, अपने काम निपटाए। तो एक तरह का जो आप कह सकते हैं कि जो एक मतदाता इस उत्सव में शामिल होने की कोशिश करता था कि अपेक्षाओं के साथ में, आज वो अपेक्षाएं नीचे हुई हैं, तो उसको लगता है कि चलो मैं कम से कम अपना काम निपटा। तो ये जो समय है, ये ऐसा समय है कटाई का, मिलों में गन्ना पहुंचाने का और जो तमाम कृषि संबंधी काम है, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आप आ जाइए कि 14 का चुनाव और 19 का चुनाव अगर आप देखें तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी थी उसने बदलाव के लिए जो है मतदान किया था। और जब भी आप देखेंगे कि बदलाव के लिए कोई मतदान करता है तो वो ज्यादा उत्साह के साथ में बाहर निकलता है। लेकिन ये जो 24 का चुनाव है, ये 14 और 19 के चुनाव से बिल्कुल विभिन्न है जी। बहुसंख्यक मतदाता में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराशा छाई हुई है और वो अब एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जो है इस उत्सव में भाग ले रहा है, ना कि वो बदलाव के लिए बाहर निकल करके मतदान करने की का उत्साह उसमें आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मतदान का प्रतिशत नीचे ला रहा है। तीसरा, जो सड़कों पे आप सन्नाटा देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये हो गया है कि टेक्नोलॉजी के युग में अब चुनाव हमारे और आपकी मुट्ठी में आ चुका है। सारी सूचनाएं आपको आपके मोबाइल के जरिए आपके पास पहुंच रही हैं और चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार हो। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 77 के चुनाव से मैं लगभग एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शुरू हो गया था, यद्यपि उम्र बहुत कम थी, लेकिन जिस तरीके का उत्साह सड़कों पे होता था, नारेबाजी होती थी, हम लोग बिल्लों के लिए भागते थे, प्रत्याशियों के समर्थकों के पास में बिल्ले लगा करके घूमते थे। बहुत ज्यादा राजनीतिक चेतना नहीं थी, लेकिन एक उत्साह होता था। तो वो उत्साह अब सिमट के आ गया है मोबाइल में। युवा देख रहा है कि क्या हो रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति देख रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से भी सड़कों पे सन्नाटा दिखाई दिया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 14 के चुनाव में भी और 19 के चुनाव में भी मोदी जी ने बार बार यही कहा कि आप प्रत्याशी को मत देखिए, आपका वोट सीधे मेरे पास में आ। तो 2 बार के चुनाव में तो लोगों ने मोदी जी को देख लिया, प्रत्याशी को नहीं देखा। और जब प्रत्याशी को नहीं देखा तो प्रत्याशी को भी ये लगने लगा कि भाई चुनाव तो हमको मोदी जी के नाम पे जीतना है। तो वो भी जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने समाज से, अपने मतदाताओं से एक तरह से कट गया। आप देखिए कि इस चुनाव में आपको जगह जगह तमाम सारे सत्ताधारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के का विरोध आपने देखा होगा, जिसकी भी आपके पास खबरें आई होंगी। विपक्ष से ज्यादा सत्ताधारी एमपी जो पब्लिक ने दौड़ा के पीटा भी है, इस तरह की विजुअल आए हैं, पीटा भी है, कारें भी तोड़ी हैं प्रत्याशियों की। कहा कि साहब ये दिखते नहीं है। तो अब जब जवाबदेही सारी प्रधानमंत्री स्वयं ले लें, मैं बड़े क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं, और जो एक जनता और सत्ता और सरकार का जो एक लिंक होता है, कहेंगे साहब इससे कोई मतलब नहीं, आप सीधे मुझी को दीजिए।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि जहां जहां भी प्रत्याशी जिन्हें अपना कनेक्ट बनाने की जरूरत थी, वो कनेक्ट उन्होंने लूज किया है। ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है उदासीनता का, जिसके कारण आपको कम पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है। ये बात तो आगे पार्टिसिपेशन की। अब आपने पूछा कि दक्षिण में कैसा चल रहा है। देखिए, कुल मिला के दक्षिण में जो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम पकड़ कहें तो वो केवल कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है। तमिलनाडु में मुझे तो लगता है कि चुनाव पूरी तरह से एक तरफा है। चुनाव जो पुदुचेरी को मिला दीजिए तो तमिलनाडु और पुदुचेरी की जो 40 सीटें हैं उसमें बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। और केरल में 2-1 जगहों पे वो अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जीत के उस फार्मूले से के करीब नहीं है। तो मुझे लगता है कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ जो है वो शायद सीटों का बंटवारा कर लेगी। तेलंगाना में सर, तेलंगाना में कुछ बढ़त मिलती दिखेगी क्या? देखिए, तेलंगाना में बीजेपी अगर अपनी सीटें रिटेन कर लेती है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि बड़ी चतुराई से वहां पे रेवंत रेड्डी ने जो है जितना बीआरएस का कोर वोटर था वो पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में और ज्यादा खींच लिया है अपनी तरफ। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बीआरएस के जो तमाम कुछ बड़े दिग्गज नेता थे उन्होंने भी बीआरएस से इस्तीफा दे करके वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो धीरे धीरे बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और बीआरएस लगातार घट रही है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई सीधा लाभ अब बीजेपी को आंध्र प्रदेश में शायद ना मिल पाए, और कांग्रेस को जरूर फायदा होगा तेलंगाना में। और ये अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी वहां दूसरे नंबर की पार्टी होगी या तीसरे नंबर की पार्टी। आंध्रा में चंद्रबाबू को लेकर जिस तरीके से उनका अलायंस हुआ है, वो नहीं लग रहा कि जो कुछ ये कर्नाटक या इधर कुछ दिक्कत आएगी तो वहां पूरा कर सकते हैं क्या? देखिए, आंध्र में मंगलसूत्र तो भाजपा ने जो है वो चंद्रबाबू नायडू के गले में डाल दिया है, टीडीपी के गले में डाला है, लेकिन उनकी जो आशिकी है वो वाईएसआरसीपी से चल रही है जी। तो दिक्कत वहां पे बड़ी अजीब सी है कि जो गठबंधन बना है वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, पवन कल्याण की जनसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी संबंध वाईएसआरसीपी से भी उतने ही अच्छे हैं। तो ये चुनाव के बाद में ये तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद में किसके साथ खड़ी होती है। सर, वोटर की क्या स्थिति? वोटर कंफ्यूज है, इसका मतलब वोटर फिर नहीं, वोटर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वोटर जो टीडीपी को जिसे देना है गठबंधन को वो टीडीपी को देगा, जिसको वाईएसआरसीपी को देना है वाईएसआरसीपी को देगा। बीजेपी को कोई भी आंध्र प्रदेश में वोटर लाइक नहीं करता है, ना वोट देता, ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। हाँ, गठबंधन करने के बाद में चंद्रबाबू नायडू की स्थिति जरूर थोड़ी कमजोर हुई है और वाईएसआरसीपी जो पिछड़ रही थी वो अब फिर फाइट में आ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चंद्रबाबू नायडू के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति थी, क्योंकि वहां वो तमाम सारे केसेस में फंसे हुए थे। आपको पता ही है कि वो जेल से भी लौट करके आए और राज्य सरकार जो है उनके ऊपर बहुत आक्रामक थी। तो वहां उनके पास में केंद्र के आगे जाकर के जो है सरेंडर करने के अलावा कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं था, और भाजपा के लिए भी एक तरह से स्पेस बन रहा था कि वो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के कंधे का सहारा लेकर के आंध्र प्रदेश में पैठ जमाने की कोशिश करें। तो ये 3 राज्यों में ये स्थिति है। अब हम अगर कर्नाटका जो चौथा राज्य है कर्नाटका, अगर हम वहां की बात करें तो वहां भी कांग्रेस ठीक ठाक टक्कर दे रही है। जो पिछली बार आपने देखा था कि एक तरह से स्वीप कर दिया था बीजेपी ने, 28 में 26 सीटें बीजेपी को मिली थी, एक जेडीएस को और एक कांग्रेस को, तो वो स्थिति नहीं है और 50-50 की टक्कर दिखाई दे रही। खास करके जो शहरी इलाके हैं वहां थोड़ा बहुत बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो कांग्रेस की 5 गारंटीज हैं वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं और कांग्रेस अपना पुराना जनाधार जो है वो वापस पाने की कोशिश कर रही है। तो दक्षिण में जो कुल मिला के 130 सीटें हैं, उस 130 सीटों में हम अगर देखें तो जो विपक्षी गठबंधन है वो लगभग 107 से 110 सीटों के आसपास है और बीजेपी जो है वो 20 से 25 सीटों के आसपास है। इसमें मैं चंद्रबाबू नायडू को मिलने वाली सीटें अलग हटा के रख रहा हूं, और अगर चंद्रबाबू की सीटें हम अलग हटा दें तो बीजेपी कोई 20-21 सीटों से ज्यादा
मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वहां का चुनाव ज्यादा स्पष्ट है, बहुत उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और वहां पे ये बिल्कुल साफ है कि किसकी पसंद क्या है। ठीक बात है, ठीक बात। अगर आप उत्तर भारत की तरफ आए तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि चुनाव का माहौल किस तरीके से चल रहा है, और कौन सा वोटर किधर जा रहा है, किसका कोर वोटर था, इस चुनाव में किसको दे रहा है, ये वाकई में बड़ा इस बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कहीं जाट भी नाराज दिखाई दे रहा है, कहीं सैनी भी नाराज दिखाई दे रहा है, कहीं त्यागी भी नाराज दिखाई दे रहा है, और कहीं ब्राह्मण भी नाराज है। राजपूत तो खुल के कह रहे हैं कि उनका एक बड़ा वर्ग जो है वो नाराज है, और ये सारे बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं जी। तो लेकिन फिर कहीं ना कहीं आस्थाएं भी इनकी साथ में हैं, और इनकी नाराजगी शायद कम वोटिंग परसेंटेज में जो आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है सर। कुल मिलाकर के दक्षिण का चुनाव और उत्तर के चुनाव में फर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दक्षिण की तस्वीर कमोबेश साफ है, और वहां पे इंडिया गठबंधन काफी आगे है। ठीक बात है एनडीए के मुकाबले। ठीक बात है। मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं लूंगा, चूंकि कार्यक्रम अंतिम चरण में। सुरेंद्र जी, एक छोटी सी टिप्पणी जो बार बार मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक मैं इस चर्चा में, तो जो मूल कोर मुद्दे हैं, अभी सभी ने इस बात को कहा कि नहीं मतदाता घर से नहीं निकले, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कोर मुद्दे क्या जो विपक्ष उठा रहा है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि इस बार भी जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार? अनम्यूट करिए सर। हाँ, देखिए मूल मुद्दे काम कर रहे हैं पूरी तरह से। देखिए चुनाव का तरीका बदल गया है। अब चुनाव सोशल मीडिया से लड़ा जाता है, यूट्यूब से लड़ा जाता है, इंस्टाग्राम से लड़ा जाता है। सड़क वाला चुनाव का समय समाप्त हो गया। वो मुद्दे बाकायदा तैर रहे हैं, लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं, और विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन इस बात को प्रसारित करने में कामयाब रहा है कि जो रोजगार का या महंगाई का मुद्दा, दो ही मेन चीज है, बाकी तो बहुत चीजें हैं, उन पर एक लगातार चोट इंडिया गठबंधन कर रहा है। ठीक बात। और ये इससे पता चलता है कि जिस ढंग से सत्ताधारी दल, विशेष रूप से प्रधानमंत्री आए बाएं साएं कह रहे हैं, वो दिखाता है कि वो मूल मुद्दों से भटक गए हैं या भाग रहे हैं। जी ठीक बात है। पीयूष जी, एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए दुर्गेन जी, मूल मुद्दे निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो तमाम मूल मुद्दे रखे गए हैं, उसको लेके घोषणाएं की गई हैं, उससे इतना ज्यादा विचलित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी कि वो लगातार कांग्रेस को उन राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी जहां कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और बहुत ज्यादा वहां को 17 सीटें लड़ रही है, वहां भी कांग्रेस को वहां की सभाओं में और बिहार में भी जो है कांग्रेस को बिल्कुल पूरी तरीके से अटैक कर रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष के मुद्दे चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो काम कर रहा है, और वो इतने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लोग प्रभावित हैं कि कहीं न कहीं मुद्दे मोदी जी को उस कांग्रेस पे अटैक करना पड़ रहा है। ठीक बात है। आलोक जी, जो कैंपेन का तरीका है प्रधानमंत्री का कि पूरे देश में, मतलब नेशन वाइड, वो कांग्रेस को ही टारगेट करें, कहीं कांग्रेस कमजोर हो, 2 सीटें हो, ना सीटें हो। पिछले चुनाव में तो 13 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन वहां भी कांग्रेस पर वो हथौड़ा चला रहे हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी लगभग करीब 230-240 सीटों पर सीधे टकराती है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ही अगर आएगी तो सत्ता में आ सकती है। ये भी एक भविष्य है, क्योंकि बाकी चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक मुश्किल होता है, और इसका व्यापक जनाधार भी है। और जहां तक आपके टारगेट करने की बात है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो अब जो साख का संकट पैदा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गहरा रहा है, और विपक्ष जिस तरीके से, मैंने जैसे कहा कि अपने मुद्दों पर डटा हुआ है, और सबसे मुझे खुशी की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है, पहली बार उसने किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पहुंचा दिया, उसने सब जगह पहुंचा दिया। और ये मुझे लग रहा है कि अगर मैनिफेस्टो लोगों ने पढ़ लिया ना,
तो मुझे लग रहा है कि स्विंग वोटर तो साथ छोड़ देंगे कल एक बीजेपी मित्र का। कह रहे थे कि गांव में बच्चे गूगल कर रहे हैं कि अरे कहाँ इसमें लिखा हुआ कि सोना ले लेंगे। महेंद्र जी एक छोटी सी टिप्पणी महेंद्र जी, बहुत जल्दी में। जी जी, दरअसल ये बात सही है कि मोदी जी की जिस तरीके से इस बार रिपीटिशन हो रहे हैं भाषणों के, जो तो वो क्रेडिबिलिटी पे बड़ा सवाल हो रहा है उनके, और उनके फॉलोअर्स के लिए तो ठीक है, वो बहुत तालियां बजाते हैं उनके फॉलोअर्स, और इसी भाषा से वो खुश भी होते हैं कि मोदी जी ने देखिए ये कह दिया। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, जो फ्लोटिंग वोटर्स है, जो देता था जिससे जीत होती है या हार होती है, वो उसको समझा पाने में नाकाम हो रहे हैं। वो निश्चित तौर पे मुद्दे जो ठीक है बात है। उनके मुद्दों को वो एड्रेस नहीं कर। शशिकांत जी, शशिकांत जी जी जी, बस एक छोटी सी टिप्पणी। वो कह रहे हैं कि भाई फ्लोटिंग वोटर को अब उतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि एक आंकड़ा ये भी आया कि जो युवा वोटर जो इस बार 18 साल का हुआ, उसमें केवल 37% लोग ने ही अपना मतदाता कार्ड बनवाया, रजिस्टर्ड किया है उन्होंने। देखिए, मतलब जो अभी आपने एक सवाल पूछा था ना कि विपक्ष का जो मुद्दे हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। असल में विपक्ष तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। एक राहुल गांधी है, और दूसरे हैं उनके अलायंस ग्रुप हैं, और तीसरा राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जब पिछले 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो राहुल गांधी ने एक कार्ड खेला था कि मैं किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा, और किसानों की समस्याएं हर भाषण में उन्होंने उठाई। लेकिन उनकी जो कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर था उसमें शायद 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होंगी, किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों की कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि व्हाट राहुल गांधी वांट्स टू से, उनका जो अपने सबऑर्डिनेट्स है वो उस बारे में बोलते नहीं है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि विपक्ष बहुत एग्रेसिव नहीं है। तीसरी बात है, उनके अलायंस कौन है वो आज तक राहुल गांधी ने नहीं गिन के बताए उंगलियों पे। दूसरी बात, हमारे सामने हम वोट देने जाते हैं तो वो वोटिंग मशीन पे लिखा नहीं रहता है कि आप कांग्रेस को वोट तो दे रहे हैं, साथ में ये लोगों को भी वोट दे रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। मुद्दा जो है, आप जो कह रहे हैं कि क्या ये मुद्दे हैं, भैया मैं 40 रुपए किलो टमाटर से नीचे आ ही नहीं रहा है, तो मैं वो तो मुद्दा बना ही हुआ है। 100 से नीचे पेट्रोल अब आने वाला नहीं है, मुझे मालूम है। गैस का सिलेंडर आपने 1200 कर दिया, ये भी मुझे मालूम है, वो अब नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। तो इसमें अब राहुल गांधी नई बात क्या कह देंगे कि नहीं, वो हाँ आके वो कह दें कि ठीक है मैं 1200 का सिलेंडर 400 रुपए में दूंगा, और आपको पेट्रोल जो है 50 रुपए लीटर में ठीक दूंगा। बात ये है। अगर वो मैनिफेस्टो में लिख देते तो अभी जो है ना कोई सुनता ही नहीं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। ठीक बात है। हनुमान जी, तो हनुमान जी एक छोटी सी अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की। हनुमान जी जी देखिए, कुल मिला के जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो निश्चित रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोगों को वो बात बहुत सरल और सपाट तरीके से समझ में आ रही है। खासकर महिलाओं को क्या मिलेगा, युवाओं को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप बीजेपी को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी ने जो पिछली बार सीटें जीती हैं और वो बहुत बड़े मार्जिन से जीती हैं, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 2-2, 2.5 लाख वोटों से। तो आप ये कह दें कि नहीं साहब बहुत कुछ क्रांतिकारी हो जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, तो शायद मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बीजेपी के पास में बहुत बड़ा मजबूत काडर है, और वो कभी भी चुनाव में अपनी सक्रियता के साथ में विपक्ष को घुटने पे ला सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष इस बात पे कामयाब हो गया है कि उसने अपना नैरेटिव सेट किया है, और बीजेपी को इस बार मजबूर किया है कि वो विपक्ष के पिच पर और विपक्ष के नैरेटिव पर वो चुनाव अभी तक कम से कम 2 चरणों में लड़ता हुआ सत्ता पक्ष जो है दिखाई दिया है। लेकिन सत्ता पक्ष की जो ताकत है उसको कमतर करके आंकना, खास करके जो उत्तर भारत में उनका फैलाव है उसको कम करके आंकना, मुझे लगता है कि शायद ये जल्दबाजी होगी। अभी चुनाव बहुत रोचकता की तरफ आगे बढ़ रहा है, और 4 तारीख को देखिए, अब इस समय तो कुश्ती के दांव पे दांव चल रहे हैं, और आपकी बार जो दूसरा पक्ष का पहलवान है वो भी काफी घी पी करके आया है, तो लगता है कि चुनाव का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हनुमान जी आपका बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र जी आपका धन्यवाद, शशिकांत जी, महेंद्र सिंह जी आपका भी धन्यवाद, आलोक भदौरिया, पीयूषपंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुल मिलाकर चुनाव बहुत दिलचस्प है, दूसरा चरण पूरा हो चुका है। लेकिन ये बात है, जो विपक्षी लोग हैं या विपक्ष का नैरेटिव जो लोग सेट करते हैं, वो ये मत भूलें कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ये चुनाव पूरे देश में 1-to-1 कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर दिया है, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। अब इसके क्या परिणाम आएंगे ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन
राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक उन्होंने गणित का परिचय दे दिया। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।